गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो साइंस की आज की इस सीरीज में हम लोग रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए साइंस का एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा रहेगा। इससे पहले मैंने साइंस के 2 प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो साइंस की इस सीरीज में हम लोग साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहीं पर आपको जो भी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह रहती हैं सारी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलती हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न हमारा रहेगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, न्यूटन, जूल या हर्ट्ज? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। सो गाइस, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। दूसरे प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गाइस, दूसरा प्रश्न देखेगा। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का रूप नहीं है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या भार ऊर्जा? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का रूप नहीं है? तो भार ऊर्जा जो है ना, ये ऊर्जा का रूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखेगा। तीसरा प्रश्न क्या है कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वस्तु की द्रव्यमान पर, वस्तु की वेग पर, दोनों ए और वी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, गतिज ऊर्जा जो है ना, ए और वी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ए और वी वस्तु की द्रव्यमान पर और वस्तु की वेग पर निर्भर करता है। चौथे प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गाइस, चौथा प्रश्न देखेगा। चौथा प्रश्न हमारा है कि किस प्रकार की ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ाने पर बढ़ती है? विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा जो है ना, ये वस्तु की ऊंचाई बढ़ाने पर बढ़ती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है? रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में? सूर्य ऊर्जा किस रूप में उत्सर्जित होती है? तो सूर्य ऊर्जा जो है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना है, रेलवे ग्रुप डी के लिए 2000 प्रश्नों की जो पीडीएफ है, जिसमें आपको साइंस और जीके के प्रश्न मिलेंगे। तो जो ही बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेने का क्या तरीका है वो आपको मैसेज के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो जिन बच्चों को ये मास्टर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और हमें तुरंत मैसेज करें। अगला प्रश्न देखेगा, पंखा चलाने के लिए किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर ऊष्मीय ऊर्जा? पंखा चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा का। तो सही आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सातवां प्रश्न देखेगा। सातवां प्रश्न है, जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य, जल का प्रवाह, कोयला या हवा? जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है जल का प्रवाह। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किससे संबंधित होती है? वेग के वर्ग से, द्रव्यमान के वर्ग से, वेग के घन से या फिर विस्थापन से? न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा प्रश्न देखेगा, परमाणु ऊर्जा मुख्य रूप से किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? संलयन, विखंडन, वाष्पीकरण या संघनन? परमाणु ऊर्जा मुख्य रूप से विखंडन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 10वें प्रश्न की हम बात करेंगे। सो आज 10वां प्रश्न देखेगा। 10वां प्रश्न क्या है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 11वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 11वां प्रश्न क्या है? सो गाइस 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोल, जल विद्युत। कौन सा ईंधन ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत नहीं है? तो पेट्रोल जो है ना, ये ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोल। 12वें प्रश्न की बात करेंगे। 12वां प्रश्न देखेगा। 12वां प्रश्न है कि जैव ईंधन किससे प्राप्त किया जाता है? कोयला, प्राकृतिक गैस, जैविक पदार्थ या पेट्रोलियम? सो गैस जैव ईंधन जो है ना, ये जैविक पदार्थ से प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। परमाणु संयंत्र में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? कोयला, डीजल, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस? तो परमाणु संयंत्र में यूरेनियम ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वें प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गाइस 14वां प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा हीट एनर्जी को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है? हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर या जनरेटर? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त नहीं होती? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या जैव ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त नहीं होती? ज्वारीय ऊर्जा जो है ना, यह प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से प्राप्त नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। 16वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्राकृतिक गैस? कौन सी ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। देखिए, अगर आप लोगों को वाकई में ये क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, सोलर सेल, बैटरी या जनरेटर? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सोलर सेल यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सोलर सेल यानी ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखेगा। किसी पेंडुलम लोलक के दोलन की अधिकतम ऊंचाई पर उसकी कौन सी ऊर्जा अधिकतम होती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? किसी पेंडुलम लोलक के दौरान दोलन की अधिकतम ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखेगा। 19वां प्रश्न है गाइस कि किस प्रकार की ऊर्जा को सबसे साफ और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा? सौर ऊर्जा को सबसे साफ और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
जब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो किस प्रकार की ऊर्जा बढ़ती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? जब हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखोगा सभी बच्चे 21वां। ऊर्जा को किसी कार्य में बदलने की दर को क्या कहते हैं? बल, संवेग, शक्ति या द्रव्यमान? ऊर्जा को किसी कार्य में बदलने की दर को हम शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 22वां प्रश्न क्या है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर या डायोड? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 23वां प्रश्न देखेगा। 23वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का उदाहरण है? पवन चक्की घूमना, बैटरी का चार्ज होना, जलप्रपात से पानी गिरना, उपरोक्त सभी? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का उदाहरण है? उपरोक्त सभी। पवन चक्की घूमना, बैटरी का चार्ज होना, जलप्रपात से पानी गिरना, ये सभी जो है ना ये ऊर्जा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सुगत अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसकी कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा? जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है, तो उसकी जो है ना गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है कि ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का उपकरण क्या कहलाता है? इंजन, ट्रांसफार्मर, जनरेटर या मोटर? ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का उपकरण कहलाता है इंजन। तो इंजन यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 26वां प्रश्न। ऊष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होती है? परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, अणुओं की गति, गुरुत्वाकर्षण बल? ऊष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी जो है ना अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 27वां प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सूर्य, पेट्रोल, उपरोक्त सभी? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? उपरोक्त सभी। कोयला, सूर्य, पेट्रोल ये सभी जो है ना ये ऊर्जा का स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा 28वां। भोजन में संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा? तो भोजन में संग्रहित ऊर्जा को हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? कौन सी ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो चंद्र ऊर्जा जो है ना ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उपरोक्त सभी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ना स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है कि परमाणु संलयन प्रक्रिया में किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? तो परमाणु संलयन प्रक्रिया में परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत?
कौन सा ऊर्जा अक्षय का स्रोत नहीं है? कोयला जो है ना, ये अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कोयला, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बिजली के बल्ब में ऊर्जा का कौन सा रूप परिवर्तित होता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा, सॉरी, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। मैं समझा कि और कोई आंसर होगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी या समुद्र? तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत है मेरे प्यारे बच्चों सूर्य। तो सूर्य यानी ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा? तो बैटरी में ऊर्जा जो है ना रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित होती है। तो रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि जब किसी लोहे के टुकड़े को ऊंचाई से गिराया जाता है तो किस प्रकार की ऊर्जा बढ़ती है? स्थितिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा? जब किसी लोहे के टुकड़े को ऊंचाई से गिराया जाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 37वें प्रश्न की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? पवन ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा या जल विद्युत? कौन सा ऊर्जा पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? कोयला। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि ज्वारीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, पृथ्वी या महासागर? ज्वारीय ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है चंद्रमा और सूर्य। तो वी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पेट्रोल, कोयला, सौर ऊर्जा या डीजल? कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? सौर ऊर्जा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 40वां प्रश्न देखेगा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कौन सा उपकरण परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक हीटर, जनरेटर, बैटरी या मोटर? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में इलेक्ट्रिक हीटर परिवर्तित करता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, साइंस की आप लोगों की लगातार क्लासेज जो है वो चल रही हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा? जब कोई वस्तु गति कर रही होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसफार्मर, सौर सेल, मोटर या जनरेटर? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए सौर सेल का उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न देखेगा, जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का कौन सा रूप परिवर्तित किया जाता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा? जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा को गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। पेट्रोल जलने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा?
पेट्रोल जलने पर ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं आपको ऊष्मा के प्रश्न करा रहा हूँ एक टॉपिक के। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से ऊर्जा का अक्षय स्रोत नहीं है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या जल विद्युत। पहले था कि कौन सा है, अब पूछा आपसे जा रहा है कौन सा अक्षय स्रोत नहीं है, कोयला। तो बी सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हर टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को याद कर लेने हैं। 46वां प्रश्न क्या है, बिजली घरों में कोयले का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, मशीन चलाने के लिए, परिवहन के लिए या प्रकाश के लिए? बिजली घरों में कोयले का उपयोग ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, जब कोई गेंद जमीन से टकराकर उछलती है तो उसकी कौन सी ऊर्जा अधिकतम होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। जब कोई गेंद जमीन से टकराकर उछलती है तो उसकी ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो गतिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? संलयन, विखंडन, संघनन, बाष्पीकरण। परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा विखंडन प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न, पवन चक्की का उपयोग किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो पवन चक्की का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा मुख्य रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा मुख्य रूप से ऊष्मीय और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस के माध्यम में होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, स्थिर तरंगे या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो गाइस वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है 330 m/s। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? हर्ट्ज, डेसिबल, न्यूटन या जूल। ध्वनि की तीव्रता की इकाई को हम क्या कहते हैं? डेसिबल कहते हैं। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा। सुगत अगला प्रश्न है कि किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? वायु, जल, ठोस, निर्वात। किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? तो निर्वात ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों जो भी बच्चे डी ऑप्शंस की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि मानव कान की सुनने की सीमा कितनी होती है? मानव कान की सुनने की जो सीमा होती है वो होती है 20 Hz से 20,000 Hz। इस हर्ट्ज भी कह सकते हैं आप लोग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर या 50 मीटर। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है हमारा कि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को किससे मापा जाता है? डेसिबल, न्यूटन, हर्ट्ज या वाट? सो गाइस ध्वनि तरंगों को हर्ट्ज आवृत्ति में मापा जाता है। तो सी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, हर्ट्ज। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20 Hz से कम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, सुपरसोनिक ध्वनि से क्या तात्पर्य है? जो ध्वनि की गति से अधिक हो, जो ध्वनि की गति से कम हो, जो 20 Hz से कम हो, जो 20,000 Hz से अधिक हो। सुपरसोनिक ध्वनि से क्या तात्पर्य? जो ध्वनि की गति से अधिक हो। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, संगीत वाद्य यंत्रों में ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? धातु की चादर के कंपन से, हवा के कंपन से, झिल्ली के कंपन से, उपरोक्त सभी। तो संगीत वाद्य यंत्रों में ध्वनि जो है ना, धातु की चादर से कंपन से, हवा के कंपन से, झिल्ली के कंपन से, यानी उपरोक्त सभी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, मनुष्य के गले में ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? स्वर तंत्रिका, स्वर यंत्र, स्वर यंत्रिका, उपरोक्त सभी। मनुष्य के गले में ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो अंग है उसे हम कहते हैं स्वर यंत्र। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, डॉल्फिन और चमगादड़ किस ध्वनि सीमा में संवाद करते हैं? अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, सुपरसोनिक या श्रव्य ध्वनि? डॉल्फिन और चमगादड़ जो है ना ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि सीमा में संवाद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो ईमानदारी के साथ में क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि हमारी मेहनत सफल हुई। जो भी क्लासों की जो PDF रहती हैं वो बिल्कुल मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं करता है, लेकिन मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए जीता हूँ, आप लोगों के लिए मरता हूँ और आप लोगों को मैं तैयारी भी करवा रहा हूँ और PDF भी फ्री में देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए किस गुण को बढ़ाया जाता है? आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्घ्य या गतिज ऊर्जा? आपका सिलेक्शन हो जाए, मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं होगी। ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने के लिए आयाम गुण को बढ़ाया जाता है। तो आयाम ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि वायु में ध्वनि का वेग किस कारक पर निर्भर करता है? घनत्व, दाब, तापमान, इनमें से सभी। वायु में ध्वनि का वेग जो है ना, घनत्व, दाब, तापमान, इनमें से सभी पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि जब कोई विमान ध्वनि की गति से अधिक तेज चलता है तो क्या बनता है? प्रतिध्वनि, शूनिक बूम, अल्ट्रासोनिक लहरें, विद्युत चुंबकीय तरंगें। जब कोई विमान ध्वनि की गति से अधिक तेज चलता है तो क्या बनता है? शूनिक बूम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है कि कौन सा उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, सोनोमीटर, डेसिबल मीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप? कौन सा उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल मीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्वनि अधिक तेज सुनाई देंगी, ध्वनि की पिच अधिक होगी, ध्वनि की तीव्रता कम होगी, ध्वनि कम समय तक सुनाई देगी। यदि किसी ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है तो उसका क्या प्रभाव होता है? ध्वनि की पिच अधिक होगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों जो लोग बी ऑप्शंस बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे।
अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? रेडार, सोनार, लेजर, परावर्तन। समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, सोनार। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गूंज किस कारण से होती है? समान आवृत्ति वाली वस्तुओं के कंपन से, ध्वनि के विलोपन से, ध्वनि के अपवर्तन से, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की जो गूंज जो है ना, समान आवृत्ति वाली वस्तुओं के कंपन से होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्लियर है? सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि कोई ध्वनि तरंग जितनी अधिक आवृत्ति वाली होगी उसकी पिच कैसी होगी? कम, अधिक, अपरिवर्तित या अस्थिर। कोई ध्वनि तरंग जितनी अधिक आवृत्ति वाली होगी उसकी पिच अधिक होगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि जब कोई वाहन बहुत तेज गति से ध्वनि की गति को पार करता है तो क्या उत्पन्न करता है? प्रतिध्वनि, शोनिक बूम, ध्वनि अपवर्तन, ध्वनि अवशोषण। जब कोई वाहन बहुत तेज गति से ध्वनि की गति को पार करता है तो क्या उत्पन्न होता है? शोनिक बूम। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है वायु में ध्वनि के वेग को कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है? दाब, तापमान, घनत्व या आर्द्रता। वायु में ध्वनि के वेग को तापमान कारक सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। समान श्रव्य ध्वनि की अधिकतम सीमा कितनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समान श्रव्य ध्वनि की अधिकतम जो सीमा होती है ना 20,000 HZ होती है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है यदि कोई ध्वनि स्रोत हमारी ओर आता है तो उसकी आवृत्ति हमें कैसे सुनाई देगी? यदि कोई ध्वनि स्रोत हमारी ओर आता है तो उसकी आवृत्ति हमें कैसे सुनाई देगी? अधिक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि तरंगों के वेग में परिवर्तन से, ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन से, ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन से, ध्वनि के परावर्तन से। डॉपलर प्रभाव ये किससे संबंधित? ध्वनि की आवृत्ति में परिवर्तन से। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। संगीत के सुर किन विशेषताओं पर निर्भर करते हैं? आवृत्ति, तीव्रता, तरंग दैर्घ्य, उपरोक्त सभी। तो संगीत के सुर जो है ना आवृत्ति, तीव्रता, तरंग दैर्घ्य यानी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न है कि कौन सा जानवर अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न और सुन सकता है? हाथी, चमगादड़, शेर या तोता। चमगादड़ जो है ना ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि उत्पन्न और सुन सकता है। तो बी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, चमगादड़। अगला प्रश्न देखोगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? सो गाइस अगला प्रश्न है कि सीटी की आवाज़ तीखी क्यों होती है? सीटी की आवाज़ तीखी क्यों होती है? इसकी आवृत्ति अधिक होती है, इसलिए सीटी की जो आवाज़ होती है वो तीखी होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। किसी वस्तु की ध्वनि ऊंची या नीची सुनाई देने का कारण क्या है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य, ध्वनि का परावर्तन। किसी वस्तु की ध्वनि या नीची सुनाई देने का कारण क्या है? ध्वनि की आवृत्ति। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, ऑडियोमीटर, डेसिबल मीटर या हाइग्रोमीटर। कौन सा उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? डेसिबल मीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर।
ध्वनि के तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में क्या संबंध होता है? दोनों समानुपाती होते हैं, दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, कोई संबंध नहीं होता, दोनों का योग स्थिर होता है, दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर कई बार वापस आती है तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, अनुनाद, गूंज या विवर्तन? जब ध्वनि किसी सतह से टकराकर कई बार वापस आती है गाइस, उसे हम कहते हैं गूंज। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सी श्रेणी में नहीं आता है? 10HZ, जो कि मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बच्चे बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। किस प्रकार की ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी में किया जाता है? श्रव्य ध्वनि, अल्ट्रासोनिक ध्वनि, इंफ्रासोनिक ध्वनि या प्रतिध्वनि? अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। तो राइट आंसर की बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखेगा। ध्वनि तरंगों की तीव्रता किन कारकों पर निर्भर करती है? ध्वनि स्रोत की ऊर्जा पर, ध्वनि की आवृत्ति पर, ध्वनि स्रोत की दूरी पर या उपरोक्त सभी? तो ध्वनि तरंगों की तीव्रता जो है ना, ध्वनि स्रोत की ऊर्जा पर, ध्वनि की आवृत्ति पर, ध्वनि स्रोत की दूरी पर, यानी उपरोक्त सभी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के गति के नियम, संवेग संरक्षण का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम? ध्वनि का परावर्तन जो है ना, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता है। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है, किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? वायु, जल, इस्पात या निर्वात? किस माध्यम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है? इस्पात। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, जब दो ध्वनि तरंगे एक साथ मिलकर एक नई ध्वनि बनाती हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन, विपवर्तन, व्यक्तीकरण या अपवर्तन? जब दो ध्वनि तरंगे एक साथ मिलकर एक नई ध्वनि बनाती है तो इस घटना को हम कहते हैं व्यक्तीकरण। तो सी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा। मानव कान ध्वनि को किस प्रकार ग्रहण करता है? तरंगदैर्घ्य के रूप में, कंपन के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, ऊष्मा के रूप में? मानव कान ध्वनि को कंपन के रूप में ग्रहण करता है। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों को भेजकर वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? रेडार, सोनार, माइक्रोमीटर या बैरोमीटर? सोनार उपकरण जो है ना, ये पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों को भेजकर वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत से दूरी बढ़ाने पर ध्वनि की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है? किसी ध्वनि स्रोत से दूरी बढ़ाने पर ध्वनि की तीव्रता पर यह घटती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, कौन सी ध्वनि की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं होती? कौन सी ध्वनि की आवृत्ति मनुष्यों के लिए श्रव्य नहीं होती? 50,000 HZ। तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को प्रवर्धित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ट्रांसमीटर, एम्पलीफायर, रिसीवर या आइसोस्कोप? तो राइट आंसर की बात करूं, एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं
वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। 95 क्वेश्चन देखेगा 95। जब कोई ट्रेन पास आती है तो उसकी सीटों की ध्वनि की पिच क्यों बढ़ जाती है? ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है डॉपलर प्रभाव के कारण, ध्वनि का अपवर्तन होता है, ध्वनि का विपर्तन होता है। जब कोई ट्रेन पास आती तो उसकी सीटी की ध्वनि जो है ना डॉपलर प्रभाव के कारण बढ़ जाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, जब दो ध्वनि तरंगें समान आवृत्ति की होती हैं और परस्पर जुड़ती हैं तो क्या होता है? ध्वनि का विलोपन, ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है, ध्वनि की पिच बढ़ जाती है, ध्वनि पूरी तरह समाप्त हो जाती है। जब दो ध्वनि तरंगें समान आवृत्ति की होती हैं तो परस्पर जुड़ती हैं तो क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंगों के लिए आवश्यक होता है? माध्यम, निर्वात, प्रकाश या ऊष्मा? कौन ध्वनि तरंगों के लिए आवश्यक होता है? माध्यम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों जो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, जब कोई वस्तु अपने प्राकृतिक आवृत्ति पर कंपन करने लगती है तो इसे क्या कहते हैं भाई? प्रतिध्वनि, अनुनाद, तरंगीय प्रभाव या ध्वनि का अपवर्तन? तो इसे हम कहते हैं अनुनाद। तो अनुनाद ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उन लोगों का। अगला प्रश्न है कि मानव कान किस आवृत्ति की ध्वनि को सुन नहीं सकता? तो मानव कान जो है ना गाइस 15 Hz की ध्वनि को नहीं सुन सकता। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? रेडियो तरंगों में, सोनोग्राफी में, विद्युत उत्पादन में, टेलीविजन प्रसारण में? अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग सोनोग्राफी में किया जाता है। तो सोनोग्राफी ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वाकई में ये क्लास अच्छी लगी हो तो यार क्या कर रहे हो, ईमानदारी के साथ क्लास को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, एक लाइक मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ। इसकी जो PDF है इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है फ्री PDF के लिए तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।